हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले 3 वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला स्टार्ट कर रखी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 24 तक के क्वेश्चन अपन ने प्रीवियस 3 वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आपको किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 में मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। रिमेनिंग 8 क्वेश्चन बचे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 25 मैंने बोर्ड पे लिख गया है। जो क्या कह रहा है कि निम्न श्रेणी के n पदों तक योग ज्ञात कीजिए ना। ये जो एक सीरीज दे रखी है, आपको इसकी n टर्म्स तक का आपको सम फाइंड करना है ना। तो देखेंगे पहले इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे, फिर उसका सम फाइंड करेंगे ना। तो पहले लिखते हैं गिवन सीरीज। आंसर में गिवन सीरीज क्या है, 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस दो डॉट्स है ना। देयरफॉर nth टर्म है ना, nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज। तो देखो उसको कैसे लिखेंगे, an से है ना। आप अपन इसको ऑब्जर्व करेंगे ना। फर्स्ट टर्म क्या है, न्यूमरेटर में तो है फर्स्ट 1 का क्यूब और डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। ठीक है। सेकंड टर्म क्या है, फर्स्ट 2 नंबर है ना, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, और डिनोमिनेटर में क्या है, फर्स्ट 2 इवन नंबर का सम। ठीक है। और थर्ड टर्म क्या है, पहले 3 प्राकृत संख्याओं के घन का सम, और डिनोमिनेटर में क्या है, हर में क्या है, पहले 3 विषम संख्याओं का सम है ना। तो देयरफॉर an क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सोन प्लस n क्यूब है ना। पहली n नेचुरल नंबर का सम। देखो ऊपर 1 है तो एक प्राकृत संख्या का सम, 2 है तो 2 प्राकृत, a2 में 2 प्राकृत संख्याओं का सम, a3 में 3 प्राकृत संख्याओं का सम, और an में क्या होगा, n प्राकृत संख्याओं का सम अपॉन में। ठीक है। ऑड नंबर है, देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सोन कहाँ तक, पहले देखो 1 है ना, 1 है। a1 में 1 विषम संख्या का सम, और a2 में फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का सम, a3 में फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सम, और an में क्या हो जाएगा, प्लस n नेचुरल नंबर का सम ना, प्लस n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स या लास्ट टर्म या n टर्म्स है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। ठीक है। तो an इक्वल्स क्या हो जाएगा, अब इसमें फॉर्मूला है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 की होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है, p 1 3 5 कहाँ तक, n टर्म्स तक ना। तो इनका सम क्या होगा, n बाई 2 इंटू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है ना। ये AP है, देखो AP है, इनकी n टर्म्स का सम, AP के n टर्म्स का सम। ये तो फॉर्मूला अपने पास n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 2, और n टर्म क्या है, n है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, an इक्वल्स क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अंदर उतार रहा हूँ ना, इंटू n प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2 की स्क्वायर क्या आ जाएगी 4 इंटू n बाई 2 ये पड़ा है। बोले सर 4 कहाँ से है, ये वाला 4 ओपन में आ गया ना। क्या आ गया, 2 प्लस 2n माइनस 2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। ठीक है। तो an इक्वल्स क्या आ गया, an इक्वल्स क्या आ गया, ऊपर क्या है n स्क्वायर n प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, ये कैंसिल आउट किया, 2 2 जा 4, ये सारे मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4n स्क्वायर है ना, 4n स्क्वायर, n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल आउट है ना। तो an क्या आ गया, 1 बाई 4 है ना, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है ना, ये आ गया। ये आ गई इसकी nth टर्म, इस गिवन सीरीज की nth टर्म आ गई। तो लेट देयरफॉर a के इक्वल्स क्या है 1 बाई 4
के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 नंबर फर्स्ट, देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज, है ना, गिवन सीरीज, ये स्पेशल सीरीज थी, इसका समय से फाइंड करते हैं अपन, जिसको किसे लिखेंगे एस एन से, वो क्या होगा समेशन के इक्वल्स टू 1 to n ए के, एस एन इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 to n ए के की वैल्यू क्या है 1/4, तो क्या आ जाएगा समेशन के बाहर आ जाएगा, चलो एक बार यहीं समेशन के बाहर ही लिख दे रहा हूँ ना, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, कहाँ से लिखा है ये अपने बाय फर्स्ट, तो समेशन ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब पे ना अलग अलग, तो एस एन इक्वल्स टू 1/4 ब्रैकेट के अंदर सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, के इक्वल्स टू 1 to n के स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि कोफिशिएंट है ऑपरेटर के बाहर, के इक्वल्स टू 1 to n के, और के इक्वल्स टू 1 to n और 1, है ना, ठीक है, तो एस एन इक्वल्स टू 1/4 क्या है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, क्योंकि यहाँ देखो फर्स्ट एक रखूंगा तो एक का स्क्वायर, दो रखूंगा दो का स्क्वायर, और समेशन ऑपरेटर क्या करेगा सबको ऐड करेगा, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपने पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ठीक है, और प्लस ये 2 है मल्टीप्लाई में n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस के n, एक कितनी बार ऐड होगा, एक कितनी बार होगा n बार ऐड होगा तो n ही आ जाएगा ना, ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है देखो n इंटू एन प्लस 1, n/6 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से n/6 कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू 1/4 इंटू n/6, तो 1/4 तो ये पड़ा था, n/6 यहाँ भी है, n यहाँ तो 6 यहाँ नहीं तो सर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ से n चला जाएगा तो 6 ऊपर आ जाएगा ना, क्या आ गया इनको अंदर मल्टीप्लाई भी कराऊँ ना, 2n स्क्वायर देखो n/6 तो चला गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2n स्क्वायर, इसको इससे किया तो प्लस के n प्लस के 2n प्लस के 1 प्लस के 2n प्लस के 1, ठीक है, यहाँ से n चला गया है ना, बाय 6 भी चला गया तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई आएगा है ना, मल्टीप्लाई में क्योंकि यहाँ 6 है ही नहीं और यहाँ है नहीं और मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, तो क्या जाएगा 6n प्लस 6, 6n प्लस 6, प्लस में यहाँ से n तो चला गया, अपॉन में 6 था ही नहीं तो 6 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, ठीक है, तो क्या हो गया n/24 2n स्क्वायर प्लस के 6 2 8 9n प्लस के 6 2 6 6 12 13 है ना, 13 दूनी 26, कुछ कॉमन आ ही नहीं ना, कुछ कॉमन आ नहीं रहा है ना, फैक्टर होंगे नहीं इसके, तो यही है इसका आंसर, फाइनल आंसर चेक कर ले रहे हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 25 9 मिसलेनियस में n/24 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ जाने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, से पहले वीडियो को रोक के नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि दिस LHS इंटू इक्वल्स टू क्या शो करना है अपन को 3n + 5 अपॉन 3n + 1, है ना, तो देखते हैं LHS ले रहे हैं ना, क्योंकि ज़्यादा मेटेरियल इसी तरफ है ना आंसर में। LHS इक्वल्स क्या है 1 × 2 की स्क्वायर प्लस 2 × 3 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस n × n + 1 की होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर × 2 प्लस 2 स्क्वायर × 3 प्लस 1 प्लस n स्क्वायर × n + 1, ठीक है। nth टर्म देखो इधर दोनों की nth टर्म दे रखी है, देखो इस ऊपर तो न्यूमरेटर में तो इनका सम अपॉन इनका सम करके इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ना, तो क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर पार्ट ले रहे हैं ना, न्यूमरेटर इन न्यूमरेटर है ना, इन न्यूमरेटर अलग अलग करेंगे अपन, क्योंकि एक साथ करेंगे तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी ना। न्यूमरेटर an कितना दे रखा है n × n + 1 की होल स्क्वायर, तो an इक्वल्स क्या हो जाएगा n × n स्क्वायर प्लस 2n + 1, इसके ओपन कर दिया ना, तो an इक्वल्स टू n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। तो समेशन ऑपरेटर ना इन सब का ऐड सम चाहिए मेरे को, देयरफॉर
एस एन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 to n क्यूब प्लस 2 बाहर समेशन एन इक्वल्स टू 1 to n स्क्वायर प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to n ना, फर्स्ट n है ना, क्योंकि n अंदर मल्टीप्लाई किया तो n, तो एस एन इक्वल्स टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है ना, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस ये क्या है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये 3 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 और n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तीनों में से कॉमन क्या रहे एस एन, n इंटू एन प्लस 1 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 मैंने कॉमन लेके और अपॉन में 12 कॉमन ले लिया। सर बोले 12 कहाँ से, क्योंकि इनका एलसीएम क्या आएगा 12 कॉमन ले लिया है ना, ठीक है। यहाँ 4 ही था तो 12 के लिए 4 ही था, 12 मैंने कॉमन लिया तो ऊपर क्या जाएगा 3 है ना, 3 और अंदर मल्टीप्लाई कराओ ना, 3 n स्क्वायर प्लस के और 3n है ना, देखो ना ऊपर 3 जाएगा और 3n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3n और 3n स्क्वायर और प्लस के 3n, ठीक है। प्लस यहाँ से n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 12 कॉमन चला गया, 4 ऊपर मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 8n प्लस 4 प्लस यहाँ से क्या चला गया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 था और 12 मैंने कॉमन ले ली तो ऊपर क्या आएगा 6 है ना, 6 कॉमन है, 6 12 देखो यहाँ 2 ही है अपॉन में, मैंने 12 कॉमन ले लिया तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो एस एन इक्वल्स टू देखो क्या है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 12, ठीक है। अंदर देखो 3n स्क्वायर प्लस के 8 3 11n प्लस के 10 है ना, 10 ये 30 6 35 ना, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 12 3n स्क्वायर प्लस के 6n प्लस के 5n और प्लस के 10 है ना, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 12 ये आ गया 3n कॉमन ले लिया है ना, 3n कॉमन ले लिया तो क्या बच गया n प्लस 2 और प्लस 5, तो इनका फैक्टर क्या हो गया 3n प्लस 5 और n प्लस 2, ये नंबर फर्स्ट। ये तो न्यूमरेटर सोल्व हुआ है, अभी डिनोमिनेटर सोल्व करेंगे ना। इन डिनोमिनेटर क्या है ए एन क्या दे रखा है, ए एन क्या दे रखा है, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले ए एन लिख दो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स क्या हो गया एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर है ना, तो एस एन इक्वल्स क्या आ जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू 1 to n एन क्यूब प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to n स्क्वायर है ना, तो n स्क्वायर n प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि ये पार्ट आएगा उसको अंदर करेंगे ना, और n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 6 नहीं 12 कॉमन ले लिया, 12 कॉमन ले लिया ना, तो अंदर क्या बचा 3n स्क्वायर प्लस 3n है ना, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस के 4n प्लस के 2, ठीक है। तो 3 दूनी 6 4 3 7, हाँ तो एस एन इक्वल्स टू क्या आ गया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 12, ये क्या हो गया 3n स्क्वायर 4 3 7, 3n स्क्वायर प्लस के 7n प्लस के 2, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 12, फैक्टर क्या होंगे 3n स्क्वायर प्लस के n प्लस के 6n प्लस के 6 का 6 और 1 7 है ना, हाँ ठीक है, 6 नहीं यहाँ पे 2 है ना, तो क्या आ गया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 12, यहाँ से कॉमन क्या आया n 3n प्लस 1
और 2 3n + 1, ठीक है। तो n इंटू n + 1 अपॉन 12 और इंटू में क्या आएगा 3n + 1 और n + 2, ठीक है। ये नंबर सेकंड। देयरफॉर LHS इक्वल्स क्या आ गई, इसकी जगह तो क्या लिखूंगा, इसकी जगह तो क्या लिखूंगा, ये है ना, n इंटू n + 1 अपॉन में क्या है 12 और इंटू में क्या है 3n + 2 है ना, 3n + 2 और n + 2, 3n + 2 है क्या, 3n + 5 आएगा, 3n + क्या आएगा 5 और 3n + 5 बोले ना सर कैसे, 3n कॉमन ले लिया यहाँ से ना, 3n कॉमन ले लिया तो क्या बच गया n + 2, यहाँ से 5 कॉमन लूँगा तो 3n + 5 है ना, अपॉन में क्या है ये n इंटू n + 1 अपॉन में 12 है वो कहाँ जाएगा ऊपर, और क्या है 3n + 1 और n + 2, कहाँ से लिखा ये बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो 12 से 12, n से n, n + 1 से n + 1, n + 2 से n + 2, 3n + 5 और 3n + 1 = RHS। इस तरह से करेंगे, ये कैलकुलेशन है, देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन ईजी है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है कि कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपये में खरीदता है। कोई फार्मर है, कोई पुराना ट्रैक्टर है, उसको 12,000 रुपये में खरीदता है, ठीक है। वह 6,000 रुपये तो नगद भुगतान करता है। 6,000 रुपये, 12,000 का टोटल ट्रैक्टर था, उसने फार्मर ने किया 6,000 रुपये तो कैश दे दिए, ठीक है। और शेष राशि को 500 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 12% ब्याज भी देना होगा ना। जो क्या किया, 12,000 का तो ट्रैक्टर था, देखो समझो यहाँ पे टोटल 12,000 का ट्रैक्टर था, है ना। उसने 6,000 तो क्या दे दिए, कैश दे दिए, है ना। ये तो दे दिए कैश और कैश दे दिए ना। बाकी जो 6,000 है उसने क्या बोला कि मैं पर एनम, है ना, पर एनम क्या करूँगा 500 रुपये की किस्त दूंगा, है ना। और जो अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट है उस पर 12% क्या दूंगा, तेरे को इंटरेस्ट भी दूंगा। वापिस देख लो 500 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो, मतलब अनपेड जो अमाउंट है उस पर कितना के इंटरेस्ट देगा, 12% ब्याज भी देगा। तो किसान को कुल कितनी रकम देनी होगी ना। मतलब मान लो जैसे आज खरीदा उसने ना, 2022 में खरीदा ट्रैक्टर, है ना। तो उसने क्या किया, 6,000 रुपये तो कैश दे दिए, है ना। जब जो 2023 में 1 साल बाद वो किस्त देने जाएगा तो 6,000 रुपये की किस्त क्या देगा, 500 रुपये तो किस्त के देगा ना, प्लस इंटरेस्ट कितना है 12% ऑफ 6,000। क्यों, क्योंकि 2023 में क्या होगा, 1 साल होगा, 1 साल बाद जाएगा 500 रुपये तो किस्त देगा। अनपेड अमाउंट कितनी थी, 6,000 रुपये थी, उस पर कितना इंटरेस्ट देगा 12%। फिर तो जब 2024 में जाएगा तो क्या देगा, 500 रुपये तो अपनी किस्त के देगा, प्लस 12% ऑफ, क्योंकि 500 6,000 थे उसमें से 500 किस्त के चले गए तो कितने देगा, किसके देगा 5500 रुपये। अनपेड अमाउंट 5500 बची। 2025 में जब जो हो जाएगा तो 500 रुपये तो किस्त के देगा, प्लस 12% ऑफ 5,000, है ना। इस तरह से कम होती कितनी किस्तें देगा वो, 12 किस्तें देगा। बोले सर 12 क्यों, क्योंकि टोटल 6,000 रुपये है, 500 रुपये की किस्त है, तो कितनी किस्तें होंगी, 12 किस्तें होंगी ना। टोटल कितनी किस्तें होंगी, 12 किस्त होंगी। इस तरह से वो कितना, है ना। फिर उसने बोला किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी रकम देनी होगी ना, ये तो देनी है 6,000 तो देनी है, प्लस ये ऐड करके कितने रुपए होंगे, इन सबको ऐड करके ट्रैक्टर का कितना उसको रेट देना पड़ेगा, ठीक है। लिखते हैं टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 12,000, ठीक है। कैश डिपॉजिट इक्वल्स टू 6,000, रिमेनिंग या अनपेड अमाउंट इक्वल्स टू 6,000 बची है ना। टोटल 12,000 थे, 6,000 कैश दे दिए, अनपेड कितनी बची 6, है ना। टोटल इंस्टॉलमेंट, है ना, देयरफॉर टोटल इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू क्या है 1200 इंस्टॉलमेंट है। क्यों, सिंस पर इंस्टॉलमेंट कितनी है, पर इंस्टॉलमेंट 500 रुपये, है ना।
तो 6,000 की कितनी किस्तें होगी? 12 किस्तें होंगी ना, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना, इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू 500 प्लस 12% ऑफ 6,000 है ना, 6,000 तो क्या गया? 500 प्लस 12/100 इंटू 6,000 है ना। इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट है ना, तो क्या है? 500 प्लस 12 × 72 720, ठीक है। तो कितनी देगा? 1220 रुपये। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो कितने रुपए देगा? 1220 रुपये देगा, क्योंकि 500 रुपये तो किस्त के और 720 रुपये किसके? ब्याज के। किसके? ब्याज के। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 12 × 72 जीरो है ना, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, क्या होगा? 500 रुपये तो देगा, ठीक है, किसके? जो इंस्टॉलमेंट उसने फिक्स किए, प्लस 12% ऑफ कितना? किसका? 5500। बोले सर 5500 क्यों? क्योंकि 6,000 थे ना, एक किस्त में उसने 500 दे दिए, तो बाकी कितने बचे? 5500 ही तो बचे, ठीक है। तो क्या देगा? 500 प्लस 12/100 इंटू 5500, 2 जीरो, तो 500 प्लस 12 × 66 है ना, तो 1160 रुपये। दूसरी किस्त में इतने रुपए देगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 500 प्लस 12% ऑफ 5,000 है ना, क्योंकि कम होते जा रहे हैं। पहली किस्त में 6,000 थे, उसमें से पहली किस्त में 6,000 पे ब्याज देगा, दूसरी किस्त में 5500 पे ब्याज देगा, तीसरी किस्त में 5,000 रुपये पे ब्याज देगा। तो क्या हो जाएगा? 500 प्लस 12/100 इंटू 5,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट आउट, तो 500 प्लस 12/60 600, तो कितने रुपए देगा वो? 1100 रुपये देगा, है ना, 1100, ठीक है। ऐसे कितनी किस्तें हैं? 12 किस्तें हैं ना, 12 किस्तें हैं, ठीक है। देयरफॉर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट क्या होंगी? क्या है? 1220 पहली इंस्टॉलमेंट में, क्या है? 1220, फिर क्या है? 1160, फिर क्या है? 1100, ऐसे कितनी टाइम है? 12 टाइम्स है ना, 12 टाइम्स। देखो ये ऐसे 12 किस्तों में, पहली किस्त में 1220 रुपये, फिर 1160 रुपये, फिर 1100, इस तरह से 12 किस्तें देगा ना, 12 किस्तें देगा। ये एक एपी बना रहे हैं ना, इनका मेरे को क्या चाहिए? सम। 12 किस्तों में टोटल कितने पैसे देगा, इनका क्या चाहिए? सम, है ना। तो S12 इक्वल्स टू 12/2 2 इंटू 1220 प्लस n की जगह क्या रखूँगा? 12 माइनस 1 तो 11 इंटू, है ना, A2 माइनस A1 कितना हो? माइनस के 60, क्यों? ठीक है, तो 6 इंटू इच्छा हो गया ना, तो 0 4 4 2 2440 माइनस 660 है ना, तो 6 इंटू 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया तो 8, और 13 में से 6 गया 7 1, तो 6 0 0 8 6 48 7 6 42 46 6 का 6 4 10, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट में टोटल इतनी अमाउंट देगा और 6,000 रुपये कैश दे दिए थे। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ ट्रैक्टर इज इक्वल्स टू 6,000 तो कैश दिए थे वो, और इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए दिए? 10,680 रुपये, तो 16,680 रुपये देगा। 12,000 का ट्रैक्टर था, वो कितने रुपए का पड़ेगा उसको? 16,680 रुपये का, ठीक है। चेक कर ले रहे हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा क्वेश्चन था ये। 27 16,680 रुपये, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे ना, समझ में आया ना, कि 12,000 टोटल अमाउंट था, 6,000 कैश और 6,000 रुपये पे इंस्टॉलमेंट में देगा। 6,000 रुपये 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट है तो 12 इंस्टॉलमेंट होंगी, ठीक है।
और अनपेड अमाउंट पे 12% ब्याज दे रहा है, ये इधर अपन ने समझा था, है ना। चलो जी, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है कि शमशाद अली 22,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। ठीक है, 22,000 रुपए में, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह वो ट्रैक्टर खरीद रहा था, यहाँ पे क्या है, स्कूटर खरीद रहा है 22,000 रुपए में। ठीक है, वह 4,000 रुपए नगद देता है। 22,000 का स्कूटर खरीदा, जिसमें से 4,000 रुपए तो कैश दे दिए, है ना, कैश दे दिए। बच्चे कितने, 18,000, है ना। 4,000 रुपये तो कैश देता है, 18,000 रुपये क्या बचे, अनपेड अमाउंट, है ना, अनपेड अमाउंट है ये। ठीक है, ठीक है। तथा शेष राशि को नगद देता है, शेष राशि को मतलब 18,000 रुपये का, 1,000 रुपये की वार्षिक किस्त, है ना। एनुअली कितने रुपए देगा वो इंस्टॉलमेंट, 1,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट देगा। ठीक है, के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान नहीं किया गया 10% वार्षिक ब्याज भी देता है ना। 1,000 रुपये की तो किस्त देगा, है ना। और अनपेड जो अमाउंट है उसका कितना देगा, 10% एनुअल क्या देगा, इंटरेस्ट भी देगा ना। तो देखो 2022 में मान लो उसने स्कूटर खरीदा, समझ लो, ठीक है, 4,000 रुपये कैश दे दिए और 18,000 रुपये क्या है, अनपेड। जब 2023 में वो गया, है ना, तो उसने शमशाद अली ने क्या दिया, 1,000 रुपये तो किस्त के दिए, जो फिक्स कर किए उसने ना, फिक्स कर किए, प्लस अनपेड अमाउंट कितनी थी, 18,000, उसका कितना देगा, 10% ऑफ 18,000 देगा। ठीक है, 2,000 जब वो 24 में जाएगा तो 1,000 रुपये तो किस्त के देगा, प्लस 10%, है ना, 10% ऑफ 17,000, है ना, क्योंकि अनपेड अमाउंट कितनी बचेगी, फिर 17,000 ही तो बचेगी। 18,000 टोटल अनपेड अमाउंट थी, उसमें से 1,000 रुपये दे दिए तो कितने बचेंगे, 17,000। इसी तरह 25 में जब जाएगा तो कितने रुपए देगा, 1,000 प्लस 10% ऑफ 16,000। इस तरह से कितनी किस्त है, टोटल 18 किस्त होगी ना, 18 टाइम देगा ना, 18 टाइम्स देगा, 18 किस्तें दोगी, 18,000 की, 1,000 रुपये की, टोटल 18,000 रुपये अनपेड है, और 1,000 रुपये कितनी किस्त होंगी, 18 किस्तें दोगी। चलो ये है, अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, हो जाएगा क्वेश्चन ना आंसर में। टोटल अमाउंट कितनी है, 22,000 रुपये स्कूटर की, है ना। कैश कितना दे दिया उसने, 4,000 रुपये। अनपेड अमाउंट कितनी है, अनपेड अमाउंट इक्वल्स क्या है, 18,000 रुपये, है ना। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल से कितनी है, 18 ही होंगी। 1,000 रुपये कितने होंगे, 18 ही होंगे ना। ठीक है, हाँ, अब अपन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकालेंगे, सेकंड की निकालेंगे, थर्ड की निकालेंगे, उसको एपी बनाएंगे, ऐड कर देंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे, बस, है ना। देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, है ना, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू 1,000 रुपये तो देगा वो, प्लस 10%, है ना, 10% ही था, 10% ऑफ 18,000, क्योंकि अनपेड अमाउंट अभी कितनी है, 18,000, है ना। फर्स्ट किस्त जब देने जाएगा तो 1,000 प्लस 10/100 इंटू 18,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, है ना। तो 1,000 प्लस 1,800, है ना, इक्वल्स टू 2,800 रुपये देगा। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू 1,000 प्लस 10% ऑफ 17,000, क्योंकि अनपेड अमाउंट अब कितनी है, 17,000, है ना। 18 थी, 1,000 रुपये की किस्त दे दी तो अनपेड 17,000 ही है ना। क्या हुआ, 1,000 प्लस 1,700 तो कितनी है, 2,700, है ना, 2,700 आएगी, 2 0 कट जाएंगे, और 1,700 27, है ना। देयरफॉर टोटल अमाउंट इन थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगी, 1,000 प्लस 1,600, क्योंकि 10% ऑफ 16,000, है ना, या लिख दो
1000 प्लस 10% ऑफ 16,000। अब 16,000 अनपेड अमाउंट है क्योंकि 1,000 रुपये की 2 किस्त वो दे चुका है। ठीक है, ये ब्याज इस तरफ जो जा रहा है ये एक्स्ट्रा ब्याज जा रहा है, ये ब्याज है ना, ब्याज 1800 फिर 1700, तो 1000 प्लस 1600 तो 2600 रुपये। ठीक है, देयरफॉर पेड अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स आर क्या है, क्या क्या है वो, 2800, 2700, 2600 डॉट कितने टाइम देगा वो, 18 टाइम्स। बोले सर 18 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि 18 किस्तें हैं, 1,000 रुपये की 18 किस्तें देगा वो, देयरफॉर ऐसा नहीं कुछ। ये पी है 2800, 2700, 2600 ना, 18/2 2 इंटू 2800 प्लस 17 n-1 मतलब 18 - 1 17 इंटू माइनस की 100 है ना, तो 9 28 दूनी 5600 माइनस 1700 है ना, माइनस क्यों, प्लस इंटू माइनस माइनस है ना, तो 9 इंटू 5600 में से 4600 और 3900, ये क्या 0 0 16 में 7 9 4 में से क्या 3, ठीक है, तो 0 0 9 9 81 9 27 और 35, इतने रुपये वो किस्तों में देगा ना। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 4,000 रुपये, तो उसने कैश दिए प्लस किस्तों में मिला के कितने रुपए दिए, 35,100 रुपये, 35,100 रुपये, तो कितना हुआ 39,100 रुपये का वो स्कूटर पड़ेगा। 22,000 रुपये का जो स्कूटर था उसको कितने देने पड़ेंगे, 39,100 रुपये। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 28, आंसर नंबर 28 39,100 रुपये, बिल्कुल सही है। ये सो अच्छे नहीं मान लेना, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है, ठीक है, वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने के निर्देश देता है तथा उनसे भी यह करने को कहता है ना। मतलब क्या कहा, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसने 4 लेटर पोस्ट किए अपने फ्रेंड को ना, 4, ये फर्स्ट पर्सन था ना, ए पर्सन था मान ले रहा हूँ ना, इसने 4 लेटर पोस्ट किए अपने 4 फ्रेंड को ना, 4 फ्रेंड को मान ले रहा हूँ बी सी डी और ई है ना, ये इसने 4 लेटर पोस्ट किए अपने 4 फ्रेंड को ना, और उनसे भी आगे बोला कि आगे अपने 4 फ्रेंड्स को सेंड करो ना। ये भी 4 को करेगा, ये अच्छे मित्र थे तो 4 को करेंगे, इसकी बात मानेंगे ना, ये भी 4 को करेगा और ये भी आगे 4 को करेगा, है ना। और फिर आगे इसने बोला कि आगे भी ऐसे बोलते चले ना, कि आगे वाले भी ये भी 4 को करे, इस तरह से भी 4 को, ये भी 4 को, ये भी 4 को, ये सब 4 को आगे सेंड करते चले सब जने, है ना। ये चैन है ना, जैसे मूवी थी ना जय हो मूवी आई थी, बोले एक पर्सन की मदद करो, फिर आगे बोलो 3 की ओर करे, फिर उनको आगे बोलो 3 की ओर करे, तो इस तरह से चैन बन रही है ना, ठीक है। करके दूसरे व्यक्ति को भेजने के निर्देश देता है, उनसे भी यह करने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस कड़ी को जारी रखे, मतलब आगे जारी रखे। यह कल्पना करते हुए इमेजिनेशन करें कि कड़ी न टूटे ना, मतलब सब जने भेजते जा रहे हैं, जिनको भी लेटर मिल रहा है वो आगे पोस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। कड़ी न टूटे तो 8वें पत्रों के समूह को भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, जबकि एक पत्र का डाक खर्च कितना है, 50 पैसे ना। मतलब 8वें ग्रुप, मतलब फर्स्ट ग्रुप ये था, इसने कितने लेटर पोस्ट किए, 4। ये सेकंड ग्रुप था, नहीं ये फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप में कितने लेटर पोस्ट किए, 4, इसने 4 पोस्ट कर दिए। और ये आगे कितने कर दिए, है ना, 4 ने आगे कितने कर दिए, ये कितने हो गए, 4 8 12 16। सेकंड ग्रुप में कितने लेटर पोस्ट हो गए, 16, है ना। फिर ये देखो 4 4 4 4 16, ये करेगा 16 32 16 48। थर्ड ग्रुप में कितने होंगे, 64। इस तरह से ना, इस तरह से एट्थ ग्रुप ना, 8th ग्रुप में जितने 8th ग्रुप तक जितने भी लेटर पोस्ट होंगे उनका हमें क्या चाहिए, खर्च चाहिए, जबकि एक लेटर का खर्चा कितना है, 50 पैसे। तो पहले मैं क्या करूँगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर निकालूंगा, उनको 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास खर्चा आ जाएगा ना। तो देखो आंसर में लेटर
पोस्ट इन फर्स्ट ग्रुप, है ना, फर्स्ट ग्रुप इक्वल्स टू 4, लेटर पोस्ट इन सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में 4 लेटर पोस्ट हुए, सेकंड में कितने हुए 16, और लेटर पोस्ट इन थर्ड ग्रुप कितने हुए 64, है ना। देखो आगे 64, क्योंकि ये 4 इसने 4 पोस्ट कर दिए फर्स्ट ग्रुप में, इन चारों को आगे बोला तो 4 ये करेगा, 4 ये करेगा, 4 ये करेगा, 4 ये करेगा, 16 हो गए। फिर आगे देखो, आगे वाले ग्रुप में आगे जिसने इस बंदे को भेजा 4 ये करेगा, 4 ये करेगा, 4 ये 4 16, एक जना करेगा, एक जने से 16 मिलेंगे तो 4 जनों से 64 मिल जाएंगे ना। देयरफॉर सीरीज मेड फ्रॉम लेटर्स क्या है, 4 है, 16 है, 64 है, डॉट डॉट डॉट, है ना। ये क्या है, सिंस A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू A3 अपॉन A2 इक्वल्स क्या है 4, है ना। इसको इससे डिवाइड किया 4, इसको इससे डिवाइड किया 4 इक्वल्स टू R लेट, है ना। देयरफॉर GP, है ना, क्या ये GP है। ऐसे कितनी टर्म्स है, 8 टर्म्स, 8 टर्म्स, है ना। देयरफॉर SN इक्वल्स क्या है GP के 8 टर्म्स तक कितने लेटर पोस्ट होंगे उनकी नंबर निकाल रहा हूँ ना। SN इक्वल्स टू A, है ना, A R की पावर N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। A कितना है, SN इक्वल्स टू A कितना है 4, R कितना है 4 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, है ना। क्योंकि R की वैल्यू 1 है, A भी 1 है, और R भी कितना है 1 नहीं 4 है, और R भी कितना है 4 है, ठीक है। तो कितना हुआ, SN इक्वल्स टू 4/3, 4 की पावर 8 माइनस 1, ये बड़ा नंबर है ना। सिंस एक लेटर पे खर्चा कितने का है ना, एक लेटर पर खर्च बराबर 50 पैसे। इसको रुपए में चेंज करूँगा तो 50/100 रुपये, काट दिया, 1 0 से 1 0 कट कर दिया तो कितने रुपए आए, 1/2 रुपये, है ना। देयरफॉर टोटल खर्च इक्वल्स टू, एक लेटर पे इतना खर्चा और इतने लेटर पोस्ट हो रहे हैं ना, तो 1/2 इंटू 4/3, 4 की पावर 8 माइनस 1, ये 2, तो 2/3, 4 की पावर 8 माइनस 1 रुपीज, जितने रुपीज़ खर्च होंगे। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। 29th क्वेश्चन नंबर 29 क्या, 43,690, इनको सोल्व करो, -1 करो, फिर इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा ना, बिल्कुल सही। कितना आएगा, 43,690 रुपये, 43,690 रुपये आएगा, 43,690 रुपये, ठीक है। इस तरह से चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी ने बैंक में 10,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किए ना। टोटल अमाउंट उसका कितना था, 10,000 था, और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो क्या है 5% है ना, पर जमा किए, ठीक है। जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम होगी तथा 20 वर्षों बाद उसकी कितनी रकम होगी ना। तो पहले समझते हैं ना। मान लो मैंने आज कोई अमाउंट बैंक में जमा करवाया ना 10,000 रुपये, ठीक है, मतलब 2022 में, है ना। तो मेरे पहला वर्ष कौन सा होगा, 2022 ही होगा। 2022 में उसमें कितने खाते में रहेंगे 10,000 रुपये। 2023 में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 10,000 तो रहेंगे प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 2,000 या ऐसे लिख दो, क्या होगा कि 10,000 इंटू रेट इंटू 1 साल का ब्याज, है ना। फिर 2023 में, सॉरी 23 की ये बात होगी, 24 में क्या होगा 10,000 प्लस 10,000 पे ब्याज, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, और ये आर क्या है, रेट है ना, इस तरह से ना। तो पहले वर्ष में उसके खाते में कितने जमा होंगे 10,000 रुपये, है ना। दूसरे वर्ष में उसके खाते में कितने रुपए जमा होंगे
1 साल का उसको ब्याज मिलेगा। कितने साल का ब्याज मिलेगा? दूसरे वर्ष बाद की बात नहीं हो रही, दूसरे वर्ष मतलब पहले वर्ष में तो 10,000 ही रहेंगे, 2022 में जमा किए तो पहला वर्ष 2022 ही तो है, 2022 में तो 10,000 रहेंगे, 2023 में मतलब दूसरे वर्ष में उसको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे वर्ष में उसके खाते में कितने जमा होंगे? मतलब 10,000 प्लस 2 साल का ब्याज है ना, तो 15वें वर्ष में उसके खाते में कितने रुपए जमा होंगे? तो 10,000 तो होंगे प्लस कितने साल का ब्याज? 14 साल का ब्याज। कितने साल का ब्याज? 14। देखो दूसरे वर्ष में 1 साल का ब्याज मिल रहा है, तीसरे वर्ष के उसके खाते में कितने रुपए जमा होंगे? तो 10,000 प्लस 2 साल का ब्याज है ना। तो इसको एपी से भी कर सकते हैं या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने 8th क्लास के अंदर सीखा था उससे भी कर सकते हैं। पहले 8th क्लास वाले फॉर्मूले से देखते हैं ना, तो देखते हैं आंसर में, सिंस प्रिंसिपल इक्वल से कितना है? 10,000 रुपीज, रेट कितना है? 5% है ना, और सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का? 14 साल का, क्योंकि 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी राशि होगी? तो प्रिंसिपल तो हो गई प्लस सिंपल इंटरेस्ट है ना, कितने वर्ष का? 14 वर्ष का ना। देयरफॉर SI सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 14 ईयर। 14 ईयर क्यों? अभी समझा ना आपने कि 15वें वर्ष में उसके खाते में कितने रुपए जमा होंगे, तो उसको ब्याज कितने वर्ष का मिलेगा? 14 वर्ष का। इज इक्वल्स क्या होगा? 10,000 इंटू आर कितना है? 5 इंटू समय कितना? 14 प्लस अपॉन में 100। 10th क्लास वाले फॉर्मूले से 2 0 से 2 0 कट, 14 70 7,000 रुपये ना। 14 साल का ब्याज कितना मिलेगा उसको? 7,000 रुपये। देयरफॉर टोटल अमाउंट इन अकाउंट इन 15 ईयर है ना, 15th ईयर इज इक्वल्स टू क्या होगा? प्रिंसिपल तो हो गया होगा प्लस 14 साल का ब्याज उसको कितना मिला? 7,000 रुपये। तो 15वें वर्ष में उसको कितने रुपए मिलेंगे? उसके खाते में कितने रुपए होंगे? 17,000 रुपये ना। ठीक है, 15वें वर्ष में उसके खाते में प्रिंसिपल तो हो गई प्लस 14 वर्ष का ब्याज। देखो तीसरे वर्ष में, पहले वर्ष में तो सिंपल जो प्रिंसिपल है वही, दूसरे वर्ष में क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस 1 साल का ब्याज। तीसरे वर्ष में उसके खाते में कितना अमाउंट होगा? प्रिंसिपल प्लस 2 साल का ब्याज। इसी तरह से 15वें वर्ष में उसके खाते में कितने रुपए होंगे? प्रिंसिपल प्लस 14 वर्ष का ब्याज है ना। ठीक है, फिर उसने क्या बोला? ये फर्स्ट था ना, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला? कितनी राशि होगी तथा 20 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी रकम होगी? 20 वर्ष बाद मतलब अब की बार उसको ब्याज कितने का मिलेगा? देखो 1 वर्ष बाद उसके खाते में कितने रुपए हो जाएंगे? प्रिंसिपल प्लस 1 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष बाद उसके खाते में कितने रुपए जमा हो जाएंगे? प्रिंसिपल प्लस 2 वर्ष का ब्याज है ना। 2 वर्ष बाद तो प्रिंसिपल प्लस 2 वर्ष का ब्याज, तो 20 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस 2 वर्ष का 20 वर्ष का ब्याज है ना। देयरफॉर टोटल अमाउंट इन अकाउंट आफ्टर 20 ईयर इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 20 ईयर। तो क्या होगा? इसको हटा रहा हूँ ना, इसको हटा रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए था, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? देखो प्रिंसिपल कितना है? 10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का? 20 साल का। तो 10,000 इंटू रेट क्या है? 5% ही ना, 5% इंटू 20 अपॉन 100। 1 2 0 से 2 0, 20 5 100, 100 को 100 से किया तो 10,000 है ना। तो 10,000 तो प्रिंसिपल था और 10,000 उसके खाते में क्या होगा? ब्याज हो गया 20 साल बाद। तो टोटल अमाउंट कितने होंगे? 20,000 रुपये। चेक कर ले रहे हैं, अपन आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 9.4 में क्वेश्चन नंबर 30, 9.4 में क्वेश्चन नंबर 30। 17,000 और 20,000 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। इस तरह से करेंगे, 2,000 लिख दिया, 20,000 होगा ना, 20,000। तो इस तरह से देखना, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के अपने देखा कि 15वें वर्ष में जब उसके खाते में जो राशि होगी उसमें ब्याज उसको कितने का मिलेगा होगा? 14 साल का मिलेगा ना। और 20 वर्ष बाद तो ब्याज उसको कितने का मिलेगा? 20 साल का मिलेगा ना।
ये तो था सिंपल है ना, सिंपल जैसे अपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया ना। देखो एपी से करना चाहें तो पहले वर्ष में उसके खाते में कितने रुपए हैं 10,000, ठीक है, और दूसरे वर्ष में खाते में कितने रुपए हैं 10,000, तो प्रिंसिपल रह गई प्लस 1 साल का साधारण ब्याज है ना, और पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में उसके खाते में कितने रुपए रहेंगे 10,000, तो प्रिंसिपल प्लस 2 साल का साधारण ब्याज है ना, 2 साल का साधारण ब्याज इंटू 2/1000, इस तरह चलेंगे ना। तो 10,000 प्लस 10,000 और ये कितने 2 जीरो से 2 जीरो कट के 500 है ना, 500, तो 10,000 कोमा 10,500 कोमा 10,000 11,000 कितने जाएंगे 11,000, देख लो शायद 11 होंगे, 10 2 जीरो से 2 जीरो, हाँ 11,000, इस तरह से फिर 11 3 साल है ना, इस तरह से ये ब्याज अमाउंट बढ़ेगा ना। तो पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में ना, इस तरह से हमें कौन से वर्ष में चाहिए 15वें वर्ष में ना, तो A15 चाहिए, एपी का क्या चाहिए A15, A प्लस 14D, ए कितना 10,000 प्लस 14 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का 500, 14 5 70, 7,000 आ जाएगा। और 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद मतलब मुझे कौन से वर्ष का चाहिए 21वें वर्ष का, तो A21 ज्ञात कर देंगे ना, A21, इस तरह से भी एपी से भी अपन फाइंड कर देंगे, इस सिंपल इंटरेस्ट से भी वाले फॉर्मूले से जो 8th क्लास में सीखा था, और एपी वाले फॉर्मूले से इस तरह से अपनी थोड़ा बता देंगे कि फर्स्ट टोटल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर इतनी, टोटल अमाउंट इन सेकंड ईयर इतनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट इन थर्ड ईयर, फिर एपी बन जाएगी, उससे फाइंड कर देंगे, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ जाने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है कि एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपये हर वर्ष 20 रुपये की दर से अवमूल्यन हो रहा है ना, कोई मशीन है उसका जो रेट है 15,625 रुपये, उसका रेट पर ईयर क्या हो रहा है घट रहा है, किस रेट से घट रहा है 20% की रेट से घट रहा है। क्या बोल रहा है फिर 5 वर्ष बाद उस मशीन का अनुमानित मूल्य क्या होगा। बिल्कुल ये सिंपल 8वीं क्लास से उठाया हुआ सवाल है, सीधा यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या है आंसर में, मशीन का मूल्य बराबर कितना है 15,625 रुपये, अवमूल्यन दर कितनी है 20%, इसलिए समय कितना है, समय कितना है 5 वर्ष है ना, प्रिंसिपल है ये, पी है यदि आर है और ये क्या है टी है ना, इसलिए 5 वर्ष बाद मूल्य बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर T है ना, ये T, ये फॉर्मूला है। रेट कम हो रहा है तो माइनस और बढ़ रहा है तो प्लस है ना, तो क्या है 15,625 इंटू 1 माइनस रेट क्या है 20/100, 0 से 0 की पावर 5 है ना, 2 की टेबल में 5, तो कितना आ गया 15,625 इंटू 5 का 5 माइनस 1 4/5 की होल पावर 5, तो 15,625 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 है ना, 25 की टेबल में काटेंगे ना, 25 छक्का 150 62, 25 दूनी 50 12, 25 पंजे 125, फिर 25 की टेबल में काटा तो 25 दूनी 50 25 है ना, और फिर 5, ठीक है ठीक है, तो क्या हो जाए 4 चौक 16 चौक 64 और 5 चौक 20 चौक 5 चौक 20 चौक 80 80 इंटू 64, तो 0 8 चौक 32 8 छः 48 और 3 51,120 रुपये। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 5120 रुपये बिल्कुल सही है। और इसी को आप एपी के थ्रू करना चाहें ना तो क्या है टोटल अमाउंट फर्स्ट है ना, मशीन का मूल्य यूँ लिखे, मशीन का मूल्य बराबर 15,625, सेकंड मेथड है ये है ना, ठीक है। 1 वर्ष बाद मूल्य, 1 वर्ष बाद मूल्य क्या हो जाएगा 15,625 इंटू है ना 1 माइनस 20/100 है ना, तो ये
15 625 इंटू 0 और 4/5। 1 वर्ष बाद जो भी रेट आएगा वो, 2 वर्ष बाद मूल्य जो रेट आएगा वो AP बनेगी, उससे 5वें वर्ष का अपन क्या निकाल देंगे, A5 निकाल देंगे ना, इस तरह से कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या है, मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 9 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगते हैं ना। कोई काम है, कोई भी काम हो सकता है ना, कोई मकान बिल्डिंग बनाने का काम हो सकता है, और भी कुछ फैक्ट्री में काम हो सकता है, कुछ दिनों में है ना, कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगते हैं। ठीक है। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया है ना। पहले दिन कुछ दिनों फिक्स कर दिए कि यार इतने दिन में काम पूरा करके दो हमें ना, 150 कर्मचारी लगा दिए ना। मान लो 150 कर्मचारियों को बोला गया कि आप X डेज में काम पूरा कर दो है ना। क्या हुआ, दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तो कितने बचे, 146। तीसरे दिन 4 कर्मचारियों ने और काम छोड़ दिया। फर्स्ट डे तो 150 लगाए थे, दूसरे, ये फर्स्ट डे था ना, ये दूसरे दिन कितने हो गए, 146। तीसरे दिन कितने हो गए, 142 है ना, छोड़ दिया। तथा इस प्रकार अन्य, मतलब आगे छोड़ते जा रहे हैं, कितने कितने, 4 जने काम छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कार्य को पूरा करने में 8 दिन अधिक लगते हैं। मतलब 150 कर्मचारियों को टारगेट दिया गया कि यार X दिन में हमें काम पूरा करके दो, लेकिन हुआ क्या कि 4 कर्मचारी काम छोड़ते जा रहे हैं। और ये जो टोटल मिला के समय है ना, पहले दिन 150 कर्मचारी काम करेंगे, दूसरे दिन 146, फिर 142, मतलब ये सब मिला के उस काम को कितने दिन में पूरा करें, X + 8 डे में है ना। 8 दिन अधिक लगते हैं। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य पूर्ण किया गया। वापिस समझो, अच्छा क्वेश्चन है भी। 150 टोटल वर्कर थे, उनको टारगेट दिया गया कि हमें कुछ दिनों में, कुछ मतलब हमें ये फाइंड करना है कितने दिनों का टारगेट दिया गया ना, कि है ना, उनको टारगेट दिया गया कि X डे में काम कंप्लीट करके दो। ठीक है, कुछ दिन मतलब X। ठीक है, तो हुआ क्या, पहले दिन तो 150 वर्कर ने काम किया, दूसरे दिन 146 वर्कर, क्योंकि 4 छोड़ते जा रहे हैं ना। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तो इस प्रकार अन्य, मतलब छोड़ते जा रहे हैं। चौथे दिन फिर क्या होगा, 138 कर्मचारी काम करेंगे ना। इस तरह से छोड़ते जा रहे हैं ना, 4 कम होते जा रहे हैं। फिर 134 कर्मचारी। तो ये जो कर्मचारी काम करेंगे, टारगेट तो 150 को मिला था X डे का, लेकिन छोड़ते जा रहे हैं। तो ये जो छोड़ते जा रहे हैं, तब उनको टारगेट जो पूरा किया उन्होंने X + 8 दिन में पूरा किया। तो हमें ज्ञात करना है कि कितने दिन में काम पूरा किया, मतलब X + 8 है। जो भी आंसर आएगा X का, उसमें 8 ऐड कर देंगे ना। तो देखो एक एक विधि से करेंगे ना, यूनिटरी मेथड से। माना है ना 150 कर्मचारी X दिन में करते हैं, बराबर क्या, एक काम, क्या एक काम करते हैं। वो मान ले रहा हूँ ना, एक काम है, जो भी काम है वो एक काम मान लिया कि एक काम को 150 कर्मचारी कितने दिन में करते हैं, X दिन में पूरा करते हैं ना। तो 150, इसलिए 150 कर्मचारी एक दिन में करेंगे, बराबर 1/X भाग, उस काम का कितना भाग कर देंगे, 1/X भाग। 150 कर्मचारी X दिन में उस काम को पूरा करते हैं, एक काम को, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/X भाग ना, 1/X भाग है ना। समझाया ना। जैसे 5 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो 1 किलो का कितना हो, 100/5, इधर वाला नंबर अपोन में चला जाएगा ना। तो 150 कर्मचारी एक दिन में करेंगे, 1/X भाग। एक कर्मचारी एक दिन में करेगा, बराबर कितना, ये भी अपोन में जाएगा, 1/150X भाग है ना। एक कर्मचारी एक दिन में इतना काम करेगा। ठीक है, अब देखो ना, इसलिए 150 कर्मचारी, क्योंकि मेरे को ये वाले डे ऐड करेंगे ना, क्योंकि AP कुछ बनाएंगे ना। 150 कर्मचारी एक दिन में करेंगे, बराबर 150/150X भाग है ना। ये 1 किलो का निकाल लिया, फिर 5 किलो, जैसे मान लो 4 किलो का निकालना है, तो उसको क्या कर देते हैं, 100/5, 1 किलो का था उसको 4 से गुणा कर दिया ना।
एक दिन एक कर्मचारी द्वारा एक दिन में किया गया काम इतना है, तो 150 कर्मचारियों क्यों निकाला सर? क्योंकि पहले दिन कितने कर्मचारी लग रहे हैं? 150। दूसरे दिन 146 कर्मचारियों द्वारा एक दिन में 100 कर्मचारी एक दिन में करेंगे, एक दिन में करेंगे बराबर 146 बट्टा 150 x भाग, है ना। फिर कितने हैं? 142 कर्मचारी एक दिन में करेंगे बराबर 142 बट्टा 150 x भाग, है ना। इस तरह से 150 कर्मचारी एक दिन में इतना करेंगे, 146 कर्मचारी एक दिन में इतना करेंगे, 142 कर्मचारी एक दिन में इतना काम करेंगे। तो ये जब यूँ घटते जाएंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा? x + 8 दिन में ना। जो भी दिन डिसाइड किए तो उससे 8 दिन ज़्यादा लगे ना। इसलिए इस प्रकार चलते हुए काम पूरा होने में लगा समय बराबर कितना होगा? समय बराबर कितना होगा? x + 8, है ना, x + 8 दिन ना, x + 8 दिन, है ना। मतलब ये एक दिन में कितने दिन लगेंगे? x + 8 दिन, है ना। देयरफॉर पहले दिन कितने किए? 150/150 x प्लस 146/150 x प्लस 142/150 x प्लस चलते गए कितने दिन तक? x + 8, है ना, दिन तक। टर्म दिन मतलब टर्म, है ना। ये पहले दिन, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, है ना। भी पहले दिन 150 कर्मचारियों ने काम किया, दूसरे दिन इतने ने, तीसरे दिन इतनों ने काम किया। कितने दिन चल रहे हैं? x + 8 डे तक चल रहे हैं। तो कितना काम कर रहे हैं वो मिलके? भी पहले दिन इतना भाग कर दिया काम का, दूसरे दिन इतना भाग कर दिया, तीसरे दिन इतना भाग कर दिया, सब मिला के x + 8 टर्म तक कितना काम कर देंगे? वो एक काम पूरा कर देंगे। बोले सर एक क्यों लिखा? क्योंकि वो काम पूरा कर देंगे। x + 8 डेज में वो क्या कर देंगे? एक काम पूरा कर देंगे, है ना। अब इसको सोल्व कर देंगे। समझ में आता है ना कि पहले दिन काम का इतना भाग किया, दूसरे दिन काम का इतना भाग किया, तीसरे दिन इतना भाग किया ना। टोटल कितने दिन लगेंगे? x + 8 डेज लगेंगे। तो सब मिला के उस x + 8 डेज में क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे ना। इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सोल्व कर दो। आप इसको क्या कर दो? सोल्व कर दो। इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सब जगह से 1/150 x कॉमन आ गया, है ना। 1/150 x ब्रैकेट में 150 प्लस 146 प्लस 142 प्लस ऑन कहाँ तक? x + 8 टर्म्स इक्वल्स टू 1, है ना। ये डिवाइड में तो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये एपी है ना। 150 146 142 कितनी टर्म है? x + 8 टर्म्स, है ना। तो x + 8/2 2 × a प्लस n x + 8 -1 × d कितना है? d कितना है? -4 इक्वल्स टू 150x, ठीक है। ये x + 8 बड़ा है, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ना, इंटू 300 प्लस इंटू माइनस के 4x और प्लस के साथ माइनस के 28 बराबर 300x, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो तो x + 8 और 300 में से 28 गए तो 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 2 गए तो 7 और 272 - 4x इक्वल्स टू 300x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई करो। x को इससे किया तो 272x, इसको इससे किया तो माइनस के 4x², इसको इससे किया तो प्लस के 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, 8 दूनी 16 और 5 21 और माइनस के 32x इक्वल्स टू 300x, ठीक है। ये उस तरफ लेके जाऊंगा, है ना, क्योंकि प्लस की चाहिए मेरे को 4x² और ये उधर जाएगा, ये 72 है ना। 272 में से 32 गए तो 240, तो 40 प्लस का उधर गया तो माइनस का, 240 उधर माइनस का गया तो कितने बचे? 60x प्लस के
60x, समझो है ना। देखो ये 272x प्लस का 32x माइनस का, तो 240x प्लस का बच गया, और उधर गया तो माइनस को, बोले सर उधर क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि सारी टर्म अपन उस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का 240 और 300 में से 240 गया तो 60x, और ये उधर गया तो माइनस के 2176 इक्वल्स टू 0। 4 से डिविजिबल है ये, है ना, 4 से डिविजिबल है। और एक्स स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 5 चौक 20, 4 से डिवाइड करना, 5 चौक 20 17, 4 चौक 16, 4 चौक 16 इक्वल्स टू 0। 5 चौक 20, 1 17, 4 चौक 16, 4 चौक 16 है ना। 544 के फैक्टर करके देखो, 544, 2 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 1 3 6, 2 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 34, 2 17 है ना। कितने चाहिए मेरे को, 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 में से 17 गए तो 32 में से 17 गए तो 15, हाँ बिल्कुल सही है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 17x माइनस के 544 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन आ गया, x प्लस 32 माइनस 17, x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, x माइनस 17 और x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 17 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। इस x की वैल्यू आई 17 और इस x की वैल्यू आई माइनस की 32, जो संभव नहीं है क्योंकि दिन कभी नेगेटिव नहीं होंगे, जो संभव नहीं है। हाँ, तो 150 कर्मचारी कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 17 दिन में काम पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे, 17 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन ये छोड़ते जा रहे हैं, कर्मचारी क्या होते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, तो 8 दिन अधिक लगेंगे ना। इसलिए काम पूरा होने में लगा समय बराबर 17 प्लस 8, तो कितने दिन, 25 दिन है ना, 25 दिन। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर। नंबर 32 मिसलेनियस में 32 25 दिन बिल्कुल सही है। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 150 कर्मचारी कुछ दिन में पूरा करते हैं। तो मैंने मान लिया 150 कर्मचारी x दिन में काम करते हैं। कितना करते हैं, एक काम, मतलब एक काम पूरा करते हैं, मैंने मान लिया ना। एक दिन में कितना करेंगे, 1/x, यूनिटरी मेथड, एक एक विधि लगा दी ना। एक कर्मचारी एक दिन में कितना करेगा, 1/50x। एक, हाँ, फिर कितने कर्मचारी है, अब वो फिर है ना, एक कर्मचारी एक दिन में इतना काम करेगा ना, भाग। अब कितने, पहले दिन कितना करें, 150, दूसरे दिन 146, 4 छोड़ते जा रहे हैं ना, इस तरह चल रहे हैं, इस तरह चलते जा रहे हैं। तो कितने दिन लग रहे हैं, ज़्यादा दिन लग रहे हैं। पहले x दिन लगने थे, x प्लस 8 दिन लग रहे हैं ना, बराबर मिलके कितना काम कर देंगे, एक। बोले सर एक क्यों लिखा, पहले दिन इतना भाग काम का, दूसरे दिन इतना भाग, तीसरे दिन इतना भाग, और इस तरह से x प्लस 8 डे तक मिलके टोटल पूरा एक काम कर देंगे। सोल्व किया, आंसर आ गया। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसी के साथ हमारा चैप्टर 9th भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्योंकि आपके मोटिवेशन की शुरुआत में मेरे को बहुत ज़रूरत है ना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर भी रोज़ाना बढ़ता है, तो मेरे को अंदर से ही फील होता है कि हाँ यार, कुछ ना कुछ अच्छा करें और बढ़ेगा, चैनल आगे ग्रो करेगा। तो आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी चैप्टर नंबर 10th, है ना, NCERT क्लास 11th में इसके चैप्टर नंबर 10th के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।